बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा सिंपल सा टॉपिक है आज का हमारा, जिसमें आप लोगों को कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताना है। सबसे पहली बात है कि आप लोगों के सामने मैंने बड़ी बार एक बात की है, बीटी टाइम, जिसे हम लोग बस टाइम कहते हैं। बड़ी सिंपली सी डेफिनेशन, सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है। बस टाइम इज अमाउंट ऑफ टाइम। क्या है? amount of time, the amount of time that is required the amount of time that is required to process to complete the execution that is called the BT time. BT time should be in milliseconds. हम लोग इसको मिली सेकेंड में कंसीडर करते हैं। ओके, दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज अ डिस्पैचर। डिस्पैचर बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहली बात है, इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कंट्रोल करता है एसटीएस को, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग जो है एक्चुअली परफॉर्म करता है। मीन्स कि सीपीयू की जो स्केजुलिंग है, वो जो प्रोसेस की जो स्केजुलिंग है वो करता है, वो आपका डिस्पैचर, द मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स के द डिस्पैचर विल डिफाइन विच डिफाइन द प्रोसेस allocation to CPU as well as deallocation। जब इसको deallocate करना हो, जो allocate करना हो, that will be depends on the dispatcher। dispatcher पर डिपेंड होगा। ये कह सकते हैं time that the dispatcher takes between stopping one process and starting the other process is called the dispatcher latency। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अगर P नोड और P1 मेरे पास दो प्रोसेसेस हो, अगला भी इससे से ही बिलोंग कर रहा है, इसको CPU एलोकेट करना है और इससे CPU लेना है। इसका मतलब इसकी वर्किंग को स्टॉप करना है, इसकी वर्किंग को करना है स्टार्ट करना है। ये काम जो काम करेगा वो डिस्पैचर करेगा। इसे हम लोग दूसरे लफ्जों में, टर्मिनोलॉजी में डिस्पैचर लेटेंसी भी कहते हैं। डिस्पैचर लेटेंसी किसे कहते हैं? दिस इज द लेटेंसी स्टार्ट वन प्रोसेस एंड स्टॉप अनदर प्रोसेस। इन दोनों के दरमियान जो टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द डिस्पैचर लेटेंसी कहलाती है। इसे हम लोग बेसिकली, ये कहाँ फॉल कर रहा होता है, ये कहाँ से कंट्रोलिंग कर रहा होता है कि आपके प्रोसेस जो रेडी क्यू में होते हैं और जो रनिंग में होते हैं, उनके दरमियान में जो फ्लक्चुएशन होती है, एलोकेशन और डीएलोकेशन होती है, ये आप लोगों का डिस्पैचर कर रहा होता है। अब बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, एक प्रोसेस का आना, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आया, लो प्रायोरिटी प्रोसेस से सीपीयू छीन लिया गया, जी ओके हो गई बात, कोई मसला नहीं है। एक सिस्टम ने एक प्रोसेस को इंटरप्ट किया, अपनी वर्किंग को ब्रेक कर दो। यहाँ पे सिस्टम ने सिस्टम कॉल हुआ, उसने क्या कर दिया कि पी नोड की वर्किंग को ब्रेक करवा के P1 की वर्किंग स्टार्ट करवाई। ये कोई मजाक नहीं है। लॉट ऑफ टाइम इज स्पेंड फॉर दिस पर्पस। बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट करता है सिस्टम। देन आप लोग कहते हैं कि एक प्रोसेस को से CPU लेकर दूसरे प्रोसेस को दे दिया गया। ओके, कोई मसला नहीं है, इस बात को समझते हैं।
कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग किसे कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब, ये बात माइंड में रखें, आप लोगों को ये बात पता है कि जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, हर प्रोसेस का पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। कंसीडर करता हूं मेरे पास प्रोसेस पी नोड है, तो उसका अपना पीसीबी नोड होगा। एक मेरे पास P1 है तो उसका पीसीबी 1 है। ओके, इसका मतलब ये होगा कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में ये बात डिफाइन होती है कि प्रोसेस का आईडी क्या है, उससे स्टोरेज कितनी चाहिए, उसके चाइल्ड प्रोसेस कितने हैं, वो इस वक्त किस स्टेट में है, उससे कितना एग्जीक्यूशन टाइम चाहिए, ये सब कुछ आप लोगों का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होता है। और हर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दूसरे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से क्या होता है? मोस्टली डिफरेंट होता है। अब बात को टेक्निकली समझिएगा। आपके पास यहां पे एक प्रोसेस जो ऑलरेडी सीपीयू में था, पी नोड है वो जी, उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी साथ लोडेड है। अब गौर करें, बड़ी बात को समझिएगा। रेडी क्यू में मेरे पास एक प्रोसेस मौजूद है, वो है P1 और उसका अपना पीसीबी है। अब सिस्टम ये कहता है कि P1 इज अ हाई प्रायोरिटी कंपैरेटिवली P नोड। वो कहते हैं विल मूव इट, इसको मूव करवाओ यार, हमें यहां पे P1 को लेकर आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब P1 यहां आएगा और P नोड यहां से एग्जिट होगा, दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसने अपने पीसीबी को कंट्रोल क्लोज करना है। जहां तक एग्जीक्यूशन हुई, जितनी फाइल्स ओपन थी, जितनी वो यूज कर रहा था, उसके चाइल्ड प्रोसेस कितने थे, एवरीथिंग विच बिलोंगिंग टू पी नोड शुड बी क्लोज्ड, शुड बी लाइन अप, उसको लाइन अप करेगा, उसको अलाइन करेगा कि मैं इस वक्त कहां पे था। अब डेफिनेटली उसको यहां पे एक टाइम लग रहा है। देन जाके यहां पे क्या हुआ, सीपीयू के पास P1 PCB1 के साथ लोड हो गया। द अमाउंट, दिस इज द टाइम, दिस इज अ टाइम फ्रेम, द अमाउंट ऑफ टाइम विच रिक्वायर्ड टू load of one process and exit the second process, that is called the context switching। उसने अपने कॉन्टेक्स्ट को स्विच किया। एक प्रोसेस, एक बड़े सिंपल एग्जांपल देता हूं भाई, इधर एक किराएदार मौजूद है इस घर में, मैं कहता हूं यार तुम घर खाली कर दो, एक नया किराएदार मेरे पास आ चुका हुआ है, तो क्या ये घर से बाहर निकल जाएगा? और नहीं भाई, वो मुझसे टाइम मांगेगा, मुझे 1-2 दिन दे, भाई मैं क्यों दूं? वो कहता भाई मेरा सामान अंदर पड़ा हुआ है। अब प्रोसेस का भी तो कोई सामान है ना। अब प्रोसेस का सामान, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्या? उसका पीसीबी है, उसकी वो रजिस्टर जो ओपन है, वो फाइल है जो वो ओपन है, उसकी प्रोसेस की स्टेट्स हैं, जहां तक वो एग्जीक्यूट हुआ, जितना वो टाइम स्पेंड कर चुका हुआ, वो दोबारा थोड़ी करेगा उस काम को। उन सबको स्टोर करना होता है। उसको स्टोर करने में, उसको सेव करने में उसे जितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। मीन्स कि एक प्रोसेस का दूसरे, एक प्रोसेस से सीपीयू देना, दूसरे को सीपीयू एलोकेट करना, दैट इज कॉल्ड टू टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट वी कंसीडर इट नेग्लिजिबल टाइम। बट अगर, अब गौर करें, टेक्निकली बात को समझें, अगर मैं राउंड रॉबिन की बात करता हूं, उसको कंपैरिजन करता हूं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत कम होती है, तो डेफिनेटली उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम भी क्या होगा? कम होगा। बट राउंड रॉबिन के अंदर फ्रीक्वेंटली स्लाइस टाइम के मुताबिक वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा। जब वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग राउंड रॉबिन के मुताबिक, क्वांटम टाइम के मुताबिक कर रहा होगा, तो इन सम सिचुएशन में प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम एसोसिएट कर जाती हैं राउंड रॉबिन के साथ भी इन केस ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बेसिकली एक प्रोसेस का लोड होना, दूसरे का एग्जिट होने के साथ बिलोंग कर रहा होता है, और जितना टाइम अमाउंट उसको चाहिए होता है। अब देखिए ना, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था, इसकी मैंने स्टेट चेंज की, रेडी में था, रनिंग में था, इसको रेडी में लेकर आया, ये रेडी में था, इसको रनिंग में लेकर आया।
इसके जो साथ जो इसकी फाइल्स वगैरह ओपन थी, रजिस्टर्स ओपन थे, स्टोरेज व्हाटसोएवर जो कुछ भी बिलोंग था पी नोड के साथ, वो सब क्लोज करना पड़ा, वहां नोट देनी पड़ी कि यहाँ तक एग्जीक्यूशन हो चुकी हुई। ये जो जितना भी टाइम यहाँ लग रहा है दैट इज कॉल्ड द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद आता है हमारे पास प्रोसेस की टाइप्स कितनी होती हैं। जी हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, हमारे पास दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। हमारे पास प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिहाज से दो तरह का होता है, एक होता है सीपीयू बाउंड और एक होता है आईओ बाउंड। बड़ी सिंपल से टेक्निकल तरीके से बात समझाता हूं आपको। एक प्रोसेस पी नोड है, उसको चाहिए 4 मिली सेकेंड्स, कंसीडर 4 मिली सेकेंड। अब वो 4 मिली सेकेंड टाइम में से 3.99 मिली सेकेंड्स will spend with the CPU and 0.01 milliseconds spent with IO devices. तो इसका मतलब क्या होगा? दिस प्रोसेस इज अ CPU बाउंड। अब इसी तरह अगर मैं उसका उलट देखूं तो एक P1 प्रोसेस है, उसे भी 4 मिली सेकेंड चाहिए। दिस स्पेंड 2.99 मिली सेकेंड्स with IO devices and 1.01 milliseconds spent with CPU. Now this process is the IO bound. This is a major difference. The process which required the more IO time comparatively process time, दो IO bound हो जाता है। अगर एक process spending more time with CPU comparatively IO device time, that is called the CPU bound. याद रखें जो CPU bound process होता है वो CPU utilization, उसकी throughput को बढ़ा देता है और टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम को वो रिड्यूस कर देता है। और जो आईओ बाउंड टाइम हो, जो आईओ बाउंड प्रोसेस होता है वो क्या करता है? सीपीयू यूटिलाइजेशन को कम कर देता है और इंक्रीज कर देता है टर्न अराउंड टाइम को और वेटिंग टाइम को। यानी कि अगर मैं आईओ बाउंड को देखूं जब उसकी सीपीयू के साथ यूटिलाइजेशन कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम ये इंक्रीज कर जाएंगे। और अगर एक प्रोसेस सीपीयू बाउंड है तो वो सीपीयू यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करेगा। जब वो सीपीयू की यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करेगा तो थ्रूपुट क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। बैलेंस यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, अब इसका मतलब ये होगा कि सीपीयू बाउंड सीपीयू की यूटिलाइजेशन, उसकी थ्रूपुट और उसकी बैलेंस यूटिलाइजेशन उस पर इफेक्ट करता है। जबकि ये देखें तो इसमें वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज कर रहा है। दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूशन। स्टूडेंट्स, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। आपका ये अपना चैनल है, इसको जितना प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर वीडियो आने वाली हैं। अब मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर पीपीएस के, सीएसएस के एग्जामिनेशंस के लिए मैं एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और मैं ऐसे ऐसे ट्यूटोरियल बना रहा हूँ जिनका ताल्लुक आपके सीएसएस, पीपीएस के एग्जामिनेशंस के साथ होगा। आर्मी के जितने भी टेस्ट होते हैं उनके साथ भी आप बहुत ज़्यादा मैंने देखा कि वेटेज एक्सेल और वर्ल्ड के क्वेश्चंस का पूछा जा रहा है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसका पता ही नहीं होता। तो मैं इंशाल्लाह ताला नई टर्मिनोलॉजीज़ के साथ, नए फार्मूलाज के साथ, नए ट्रिक्स के साथ अवेलेबल रहूँगा इंशाल्लाह आने वाली अपकमिंग सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।